आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स के रिसर्चर, जी हाँ, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, क्योंकि कई तरह की खबरें आ रही। सबसे बड़ी चर्चा जो है वो ये कि जो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की आखिरी रसूमात है, उसमें कौन कहाँ से आ रहा है और किस तरह वहाँ लोग पहुंचेंगे। इस पे दूसरी चीज ये कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के बाद जो नए सुप्रीम लीडर बने मुश्तबा खामनाई, उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, वो भी इस वक्त जो है वो चर्चा का मौजू बना हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ जो आईआरजीसी है और जो अ, अमेरिका वहां पे जो बॉर्डर है यहाँ पे कुर्दों का, उनके साथ जो झड़प हुई है उसको भी बड़ी अहमियत से लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिस पे हम बातचीत करेंगे कि कह रहे हैं साहब पाकिस्तान के वजीर आजम तो जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं जा रहे। अब ये कोई बात थोड़ी है, लेकिन बहरहाल ये तमाम ऐसी खबरें हैं। फिलहाल जो है मैं सबसे पहले यही बात करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट खबर कैप्टन साहब वो ये है कि ओमान और ईरान ने अब तकरीबन इत्तेफाक जाहिर किया है दोनों ने एक दूसरे के तई, और ये कहा है कि भाई हम ये कोई टोल टैक्स नहीं वसूल कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और सिक्योरिटी फीस जो है वो ले रहे हैं। तो बहरहाल किस तरह से देखते हैं जो हालात इस वक्त कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी देखिए, हालात अभी फ़िल्मी डायलॉग में ही बोलूँगा कि नाज़ुक हैं लेकिन अंडर कंट्रोल है। और 6 जुलाई को जो अयातोल्ला अली ख़ामेनी को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, दुनिया भर से प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, किंग्स पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, शहबाज़ शरीफ जा रहे हैं। भारत से भी अगर हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या विदेश मंत्रालय से विदेश मंत्री जाते तो अच्छा होता। लेकिन फ़िलहाल देखिए भारत में अ, हमारे प्राइम तो मिनिस्टर बिहार के शायद व्यस्त गवर्नर हैं। जो है अता हसनैन साहब उनको भेज रहे हैं, जी हाँ, तो और बिहार अता के हसनैन गवर्नर को इसलिए भी शायद भेज रहे हैं कैप्टन साहब क्योंकि वो शिया कम्युनिटी से आते हैं और उनको लग रहा है कि वो शायद जाएंगे तो उसका एक जो भी है, बहरहाल हर आदमी अपनी जी। तो अता हसनैन साहब जब जाएँगे तो ठीक है, भारत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है। और शिया कम्युनिटी के लोग भारत में जानते हैं कि भारत का और ईरान का नज़दीकी रिश्ता है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी भारत की नज़दीकियाँ ईरान के साथ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगी और भविष्य का जो ईरान है, उसको प्रगति के पथ में ले जाना भारत का एक अहम काम होगा। हम चाहते हैं कि ईरान से भविष्य में हमारा ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े। ईरान से हम ज़्यादा तादाद में कच्चा तेल और गैस को इम्पोर्ट करें। चाबहार पोर्ट जब खुलेगा काम, तो हम वापस अपने इंजीनियर्स को और हमारे जो कंसल्टेंट्स थे उनको चाबहार पोर्ट भेजना चाहेंगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बन रहा है, जिससे कि चाबहार पोर्ट से या बंदर अब्बास से शुरू करके एक हाईवे या रेलवे लाइन जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जाएगी, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तक। भविष्य में शायद वो रूस तक पहुँच जाए जॉर्जिया के रास्ते। अ, ये डॉक्टर जी काफ़ी टिप्पणियाँ आ रही हैं कि पाकिस्तान में अगर शहबाज़ शरीफ जा सकते हैं, तो भारत से भी कोई उच्च स्तर पर क्यों नहीं गया? बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। देखिए, दिल से क्या होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल से भारत की आवाम, दिल से भारत की सरकार और दिमाग से हमारे जो राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ हैं, वो हमेशा ईरान के साथ रहे हैं। जब 27 फरवरी को बमबारी हुई, उसके बाद से ही भारत ने लगातार ईरान का हाथ थाम के रखा हुआ है। अमेरिका के दबाव में आके दुनिया के काफ़ी देश जो हैं वो या तो उन्होंने ईरान का साथ छोड़ दिया या उन्होंने ईरान से कन्नी काट ली। लेकिन भारत जो है दुनिया के उन गिने-चुने कुछ देशों में से था, जो कि लगातार ईरान के साथ रहा। इसीलिए आप देखेंगे कि ईरान के साथ हमारा जो व्यापार है वो चल रहा है।
ईरान ने भी भारत में आने वाले शिप्स पर कोई ज़्यादा बाधा नहीं डाली। जो भी भारत का शिप अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में झंडा है, तो वो जहाज आसानी से ईरान के पोर्ट से निकलकर कच्चा तेल लेकर गैस लेकर भारत तक पहुँच रहा है। तो भविष्य में हमारे और ईरान के बीच में ताल्लुकात और मज़बूत होंगे। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि चाबहार पोर्ट की बात दोबारा शुरू हो गई है और जब पाबंदियां हटेंगी तो तजारत में बहुत तेजी आएगी और उसका हमें फायदा भी होगा और ईरान को भी बड़ा फायदा होगा। ईरान भी हमेशा हिंदुस्तान से इसीलिए वाबस्ता रहा है क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार है और हिंदुस्तानी सपोर्ट भी हमेशा रहा है अवामी सतह पर भी और सियासी एतबार से। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कैप्टन साहब, ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस वाला मसला है, आप कह रहे हैं कि साहब ये तो क्लियर हो गया, अब तो ओमान और ईरान दोनों ने इत्तेफाक कर लिया, अब इसमें अमेरिका क्या करेगा? जी हाँ, हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत ही क्लियर है, ईरान अपनी तरफ से बहुत क्लियर है कि जो भी शिप है वो रजिस्टर कराए, यानी अपना नाम, शिप का नाम बताए, कंपनी का नाम बताए, शिप में क्या सामान बता जा रहा है डिक्लेयर करे, पोर्ट ऑफ ओरिजिन कहाँ से आ रहा है और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है बताए, और ईरान फिर उसके बाद उसमें एक कंट्रोल नंबर दे रहा है। पूरा खेल ही इस पर है। जिस जहाज ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले, ईरान ने उसको रजिस्टर किया तो एक कंट्रोल नंबर दे रहा है। और ईरान की यह इंस्ट्रक्शन है जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ही इंस्ट्रक्शन है कि हर जहाज को अपना जो रेडियो ट्रांसपोंडर है वो ऑन रखना है। रेडियो ट्रांसपोंडर मैं बता दूं, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो उससे जो आसपास के दूसरे सर्विलेंस रेडार हैं, चाहे वो ईरान के रेडार हो या ओमान के रेडार हो, उसमें दिख जाता है कि फलाना जहाज जा रहा है, ब्लिप जो है रेडार पर दिख जाता है। लेकिन अमेरिका बीच-बीच में ज़रा खुराफात एक्शन करता है। अभी 4 दिन पहले उन्होंने सिंगापुर के जहाज की भेजने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले उन्होंने पनामा के एक जहाज को निकालने की कोशिश की, उसका ट्रांसपोंडर बंद कर दिए अमेरिका ने। और उसको ओमान की ये खाड़ी में ओमान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में साउथ में दक्कन में जो ओमान का तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, उससे चिपका-चिपका कर निकालने की कोशिश कर रहे थे रात के अंधेरे में। तो अमेरिका को ऐसी गुस्ताखियाँ बंद करनी चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस फिलहाल अभी तो पर्पस यही है ना कि खाड़ी में जो इतने 1000 या 1500 जहाज फँसे हैं, वो एक-एक करके वहाँ से निकल सकें। उनका क्रू वहाँ पर पिछले 3 महीने से अटका हुआ है 1st ऑफ मार्च से। तो ईरान इसमें अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका उसमें अड़ंगे खड़ा करता रहता है। कभी कहता है अमेरिका इन कमर्शियल शिप्स को, मेरे साथ आ जाओ, हमारी नेवी तुमको कवर दे देगी, डरो मत, आ जाओ साथ में। और बीच-बीच में मार्को रूबियो पता नहीं एक बयान दे देते हैं कि ईरान जो है उस पर टोल टैक्स नहीं ले सकता। तो बात टोल टैक्स की तो बहुत ही छोटी-सी है। चाहे उसको हम फैसिलिटेशन फीस कहें, चाहे हम उसको सुविधा शुल्क कहें, चाहे हम उसको एनवायरमेंटल टैक्स कहें, बात बहुत छोटी-सी है। देखिए, मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ। जो कच्चा तेल $60 प्रति बैरल था 27 फरवरी तक, अमेरिका और इज़राइल की गुस्ताखियों की वजह से वो बढ़ के $115 हो गया। यानी आप समझिए $65 का उछाल आया था उसमें। अब जब $65 का उछाल आया एक बैरल ऑयल की कीमत में, तो ये छोटा-सा टोल टैक्स या अभी एनवायरनमेंट टैक्स क्या चीज़ है? ईरान क्या ले रहा है समझिए कितना? $1 मिलियन एक शिप पर। अब एक शिप के अंदर आसानी से 1 मिलियन बैरल तेल आ जाता है, 2 मिलियन बैरल तेल तेल आ जाता है। तो लागत कितनी है? ये एनवायरमेंटल टैक्स जो है ये कितना है? 1 बैरल पर $1 से भी कम। तो जहाँ अमेरिकन बॉम्बिंग से और इज़राइल की बॉम्बिंग से डॉलर रेट जो है पर बैरल $40, $50, $60 बढ़ गया है। वहाँ पर अगर ईरान अगर $1 ले रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका इसको ऐसे उछाल रहा है जैसे कि पता नहीं ईरान ने दुनिया भर की गिरेबान पकड़ी हुई है। जी।
नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें इत्तेफ़ाक है दोनों का। ओमान भी अब साथ में आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका को लग रहा है कि साहब ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया और मेरी चल नहीं रही है। कहाँ तो मैं गया था बिल्कुल से वहाँ रिजीम चेंज करने, कब्ज़ा करने, वेनेज़ुएला की तरह वहाँ सबको उठा लाने, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। तो मेरा ख़्याल है इसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। कैप्टन साहब, एक और जो कुर्दों के साथ झड़प, उसमें 4 आईआरजीसी के जवान मारे गए ऐसा कहा जा रहा है और वो बहुत ही सेंसिटिव बनता जा रहा है। क्या मामला है? वहाँ सब अमेरिकी हथियार हैं कुर्दों के पास। तो इसको किस तरह से ये आतंकवादी हमला कह लीजिए, ये तो बहुत क्लियर हो गया कि दुनिया में ऐसा लग रहा है कि जैसे आतंकवाद अमेरिका ही फैला रहा है, हर जगह। जी हाँ, कुर्दिस्तान का मामला तो 100 साल पुराना है। जब ऑटोमन एम्पायर टूट गया, तो कुर्दिस्तान के लोगों ने सोचा था कि उनको भी आज़ादी मिल जाएगी, एक देश वो अपना बनाएँगे। उनकी बदकिस्मती है कि कुर्दिस्तान के लोग जहाँ जा रहे हैं, वो 5 देशों के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाता है। जो कुर्दिस्तान के लोग जो कर्द लोग जो कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, उसका एक हिस्सा तो तुर्की के एनातोलिया प्रांत का आ जाता है। एक हिस्सा सीरिया का आ जाता है, सीरिया का जो उत्तर-पूर्वी भाग है। एक हिस्सा कुर्दिस्तान में इराक का आ जाता है। सद्दाम हुसैन ने इसलिए बहुत बमबारी की थी वहाँ पर, कुर्दिस्तान के इलाके पर। एक हिस्सा ईरान का भी आ जाता है, ईरान का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है। अब कुर्द लड़ाकों को चाहिए कुर्दिस्तान, तो अमेरिका ने उनको हथियार दे दिए, ट्रेनिंग दे दिए, पैसे दे दिए, बोला ईरान का जो हिस्सा है वो तोड़ लो। लेकिन यही अमेरिका कुर्द लड़ाकों को सीरिया की तरफ नहीं कूच करवा रहा है, जबकि कुर्दिस्तान के लोग सीरिया का एक हिस्सा अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। यही अमेरिका कुर्द लड़ाकों को अभी पैसे देकर इराक का जो नॉर्थ उत्तरी इराक है वहां नहीं भेज रहा है, जबकि यही अमेरिका सद्दाम हुसैन के टाइम में कुर्द लड़ाकों को हर रोज पैसे और हथियार देकर उत्तरी इराक में भेजता था कि जाके सद्दाम हुसैन से कुर्दिस्तान छुड़ा लो। तो अमेरिका बहुत शातिर देश है। अभी ज़रूरत के मुताबिक वो कुर्द लड़ाकों को ईरान की तरफ भेज रहा है। लेकिन देखिए, जहाँ तक मिलिट्री पॉइंट है, ज़्यादा नुकसान कुछ होता कुर्द लड़ाके कुछ नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा है कि पूरे कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं, उनकी तादाद करीबन 1200 है, हथियारबंद। और जो ईरान की तरफ आए हैं, उनकी तादाद कोई 120 है, 150 हैं। तो ये ठीक है, यहाँ-वहाँ छापामार हमला करके ये कुछ ईरान के सोल्जर्स को मार सकते हैं, 4 मारे गए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ईरान की फ़ौजें उनको वापस खदेड़ देगी। जी। जी, बिल्कुल तो बहरहाल ये इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है और यही इम्पोर्टेंट था। तो फ़िलहाल मैं कैप्टन साहब आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कि इस वक़्त की सूरत-ए-हाल जो है वो जैसा कि आपने कहा कि नाज़ुक तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं और मुझे लग रहा है कि जो एमयू है, कहीं न कहीं स्टैंड करेगा। उसमें अमेरिका की भी अपनी मजबूरियाँ हैं, अमेरिका की भी अपनी कुछ जो है वो जो भी कह लीजिए कि अमेरिका भी नहीं चाहता फिलहाल कि जंग हो। अब इसमें इज़राइल किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो गाज़ा में आज भी 8 लोग मारे गए। वो मैं थोड़ा-सा अगर मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए और कैप्टन साहब कि इज़राइल क्यों आखिर नहीं मान रहा? आज भी 8 लोग मारे गए गाज़ा में। हर रोज़ कोई न कोई लोगों को मार दिया जा रहा है। अब अंसारुल्लाह लाहौती ने कहा है, वार्न कर दिया है कि अगर ये करोगे तो फिर हम शुरू हो जाएँगे। जी हाँ, नेतन्याहू बहुत चतुराई से काम कर रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो हिज़्बुल्लाह पे हमले इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़फायर ना हो। ईरान दावा करता रहेगा कि हिज़्बुल्लाह पर हमले बंद करो, इज़राइल हमले बंद नहीं करेगा। रिज़ल्ट क्या होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत सही दिशा में नहीं जाएगी। नेतन्याहू ये चाहते हैं, बातचीत फ़ेल हो जाए इस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में। दूसरी चीज़ है, ऐसे हमले करके नेतन्याहू अपना जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, अपनी जो इज़राइल की आम ज्यूज़ लोग हैं,
उनको भी खुश कर रहे हैं कि देखो इज़राइल में सैकड़ों सालों के बाद हज़ारों साल के बाद एक ऐसा लीडर आया है जो कि हमास को, हिज़्बुल्लाह को, हूती को यानी ज्यूज़ का ये मानना है कि 2000 साल से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कि पहली बार नेतन्याहू नाम का एक महान लीडर आया जिसने कि ज्यूज़ को बचाया बाहरी आक्रमण से। तो वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस में ये लिकुद पार्टी को भी जिताना चाहते हैं। और तीसरी बात, छोटी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जब तक ये सब टेंशन चलते रहेंगे तब तक नेतन्याहू के ऊपर जो अलग-अलग कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं, वो केस खुल के सामने नहीं आएँगे क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन कोर्ट है, नेतन्याहू बार-बार यह कह के बच निकलते हैं कि लड़ाई का माहौल है, लड़ाई का माहौल है। मुझे लड़ाई करनी है, मेरे को पास टाइम नहीं है कोर्ट जाने का। तो नेतन्याहू का एक पर्सनल सेल्फिश एंगल भी है कि बमबारी करते रहो हिज़्बुल्लाह पर और तब तक वो कोर्ट से बचे रहेंगे। जी। जी बिल्कुल तो बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जिस तरह से आपने हालात का जायज़ा लिया, एक अच्छा तज़्ज़िया आपने पेश किया। इंशाल्लाह फिर आप खिदमत में हाज़िर होंगे और इस पर और जो कुछ होगा उससे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।